दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ। आज फिर से शुरू कर दी है मेहनत से आस की, आज फिर से शुरू कर दी है मेहनत से आस की। वह क्या है ना, मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। वह क्या है ना कि मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, किस बीमारी से बचाव हेतु नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है लीवर डिसीज, चौथा है कैंसर। तो सही जवाब है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। टीबी से बचाव के लिए नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस बीमारी से बचाव हेतु नवजात बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस, टेटनस, पर्टूसिस, तीसरा हैजा, टेटनस, पर्टूसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस। पर्टूसिस को ही हम काली खांसी कहते हैं। तो नवजात बच्चे को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस या काली खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस बीमारी से बचाव हेतु हेपेटाइटिस ए का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए, पर्टूसिस, काली खांसी या हेपेटाइटिस बी के लिए? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस ए। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए का टीका हेपेटाइटिस ए के लिए एवं हेपेटाइटिस बी के लिए लगाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस बीमारी से बचाव हेतु HIV का टीका लगाया जाता है? HIV का टीका लगाया जाता है। तो HIV का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए, तीसरा ऑप्शन है पर्टूसिस के लिए, चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी के लिए। तो सही जवाब है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए HIV का टीका लगाया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। एक बार फिर से HIV का टीका जो लगाया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए लगाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस बीमारी से बचाव हेतु MMR का टीका लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है खसरा, मम्पस, रुबेला, हीमोफिलस, दूसरा ऑप्शन है हीमोफिलस खसरा, तीसरा ऑप्शन है पर्टूसिस खसरा कंठमाला रोग, चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो सही जवाब है खसरा, मम्पस, रुबेला के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। खसरा को हम मीजल्स भी कहते हैं, मम्पस को कंठमाला रोग कहते हैं और रुबेला को रुबेला कहते हैं। खसरा, मम्पस और रुबेला के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। खसरा, मीजल्स, मम्पस और रुबेला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, किस बीमारी से बचाव हेतु पोलियो का टीका लगाया जाता है? खसरा, हीमोफिलस, पर्टूसिस या पोलियो? तो सही जवाब है पोलियो। पोलियो से बचाव के लिए पोलियो का टीका लगाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस बीमारी से बचाव हेतु IPV का टीका लगाया जाता है? मीजल्स, हीमोफिलस, पर्टूसिस, पोलियो? तो IPV का टीका पोलियो के लिए ही लगाया जाता है। पोलियो से बचाव हेतु दो तरह की वैक्सीन दी जाती है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV इंटरमस्कुलर वैक्सीन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। आजकल दोनों दिए जाते हैं, OPV और IPV। OPV को हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ये ड्रॉप दी जाती है, जबकि IPV को इंटरमस्कुलर वैक्सीन कहते हैं, जिसका इंजेक्शन नवजात बच्चे को, ये छोटे बच्चों को दिया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, मोतीझरा या टाइफाइड की बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है OPV, दूसरा ऑप्शन है IPV, तीसरा कंजुगेट, चौथा हेपेटाइटिस बी। तो सही जवाब है इसका कंजुगेट। मोतीझरा को हम टाइफाइड भी कहते हैं और टाइफाइड की बीमारी से बचाव के लिए कंजुगेट का टीका लगाया जाता है। कंजुगेट को हम टाइफाइड संयुग्म टीका भी कहते हैं। कंजुगेट को टाइफाइड संयुग्म टीका भी कहते हैं, संयुग्म टीका भी कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंखों का एक रोग है? आंखों का एक रोग है, टीबी, ग्लूकोमा, पथरी, कैंसर? तो ग्लूकोमा आंखों का एक रोग है। ग्लूकोमा आंखों का एक रोग है।
आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा डीएनए का विश्लेषण किया गया था? पहला ऑप्शन है फंक, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन और क्रीक, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है वॉटसन और क्रीक। वॉटसन और क्रीक ने सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण किया था। वॉटसन और क्रीक द्वारा 1953 में डीएनए का विश्लेषण किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि किसकी कमी के कारण खराब होती है? पहला ऑप्शन है आयोडीन की कमी, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की कमी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी की कमी। तो सही जवाब है आयोडीन की कमी के कारण। देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि किसकी कमी के कारण खराब होती है? अगर इसमें आयोडीन नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन में आयोडीन नहीं दिया गया है, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी थायराइड ग्रंथि खराब होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के समय महिला में दूध की वृद्धि करता है? पहला ऑप्शन है मेलाटोनिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, तीसरा ऑप्शन है डोपामाइन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो सही जवाब है प्रोलैक्टिन। तो गर्भावस्था के समय महिला में दूध की वृद्धि करता है प्रोलैक्टिन। गर्भावस्था के समय जो महिला में दूध की वृद्धि करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के समय महिला में दूध की वृद्धि करता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? बहुत आसान प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाइपरमेट्रोपिया शरीर के किस अंग की बीमारी से संबंधित है? नाक, पेट, आंख, किडनी। तो सही जवाब है आंख। हाइपरमेट्रोपिया शरीर की आंख से संबंधित होता है। हाइपरमेट्रोपिया शरीर की आंख से संबंधित एक रोग होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष जनन हार्मोन है? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सेरोटोनिन। तो सही जवाब है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन हार्मोन होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक। तो सही जवाब है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? फंक, एंटोनी लुवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, मेंडल। तो सही जवाब है एंटोनी लुवेनहॉक। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी लुवेनहॉक। जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी लुवेनहॉक थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अपनी त्वचा द्वारा कौन सा जीव श्वसन करता है? अपनी त्वचा द्वारा कौन सा जीव श्वसन करता है? पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा ऑप्शन है मछली, स्टारफिश, फ्लाइंग फिश। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किसकी मदद से दूध से दही बनता है? फंगस, बैक्टीरिया, साइट्रिक एसिड, वायरस। तो बैक्टीरिया की मदद से दूध से दही बनता है। किसकी मदद से दूध से दही बनता है? तो बैक्टीरिया की मदद से दूध से दही बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हैजा किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस, टीबी, खसरा, कॉलरा, विब्रियो कॉलरा। हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलरा के कारण होता है। सही जवाब है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा इसके द्वारा हैजा होता है, विब्रियो कॉलरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवित शरीर में किस रोग के कारण किसी कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? जीवित शरीर में किसी रोग के कारण कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया, हाइपेट और नियोप्लेसिस। जीवित शरीर में किसी रोग के कारण कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहते हैं। जीवित शरीर में किसी रोग के कारण कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहां रक्त नहीं पाया जाता? तो
पहला ऑप्शन है आइरिस, दूसरा है कार्निया, तीसरा है प्यूपिल, चौथा है रेटिना। तो सही ऑप्शन है, सही जवाब है कार्निया। मनुष्य के शरीर का वह अंग कार्निया है जहां रक्त नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? आइरिस, जीवाश्मों की, प्यूपिल की, रेटिना की। तो सही जवाब है जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? पहला है फेफड़े, दूसरा है यकृत, तीसरा है प्यूपिल, चौथा है रेटिना। तो सही जवाब है यकृत या लीवर। अत्यधिक शराब का सेवन करने से आदमी का लीवर खराब होता है, क्योंकि सारे जहर को तो यही अवशोषित करता है पूरे शरीर से, यकृत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? पहला है फेफड़े, दूसरा है यकृत, तीसरा है स्प्लीन, दिल। तो सही जवाब है स्प्लीन या तिल्ली जिसे कहते हैं। यह बॉडी में ब्लड बैंक का काम करता है। ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं इसे। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? लोहा, तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो सही जवाब है तांबा। तांबा का जब संक्षारण होता है तो यह इसका रंग हरा हो जाता है। तांबे के संक्षारण का रंग हरा हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस धातु के संक्षारण से रंग लाल हो जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। लोहा, तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो सही जवाब है लोहा। लोहा के ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? लाल। तो लोहे का जब संक्षारण होता है तो यह लाल रंग का हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस धातु के संक्षारण से रंग काला हो जाता है? लोहा, तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो सही जवाब है सिल्वर। सिल्वर या चांदी। चांदी का जब संक्षारण होता है तो इसका रंग काला हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? लोहा, तांबा, सिल्वर, सोना। तो सही जवाब है सोना। सोने का संक्षारण नहीं होता है। सोने का संक्षारण नहीं होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पूर्णतः संक्षारण मुक्त धातुएं कौन सी हैं? पायराइट और लोहा, तांबा और सिल्वर, सिल्वर और सोना, सोना और प्लेटिनम। तो सही जवाब है सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम वो धातुएं हैं जिनका संक्षारण नहीं होता या संक्षारण मुक्त धातुएं होती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, एंडरसन के द्वारा या गोल्डस्टीन के द्वारा। तो परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य अर्थात पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अवयव कण है। इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान गुणधर्म के होते हैं। ये डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत थे कि कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। और किसी पदार्थ के सभी परमाणु एक समान गुणधर्म रखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है जे थॉमसन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, एंडरसन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था और बताया इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? नाभिक में पाया जाने वाला कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एंडरसन, गोल्डस्टीन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन है जे थॉमसन के द्वारा। तो सही जवाब है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का नाम, लेकिन प्रोटॉन का नाम जो दिया गया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था या दिया था। एनोड किरण के प्रयोग से एक प्रोटॉन प्राप्त होता है। यह धनावेशित है। यह नाभिक में मौजूद कण होता है। प्रोटॉन नाभिक में मौजूद कण होता है। इसका नाम रदरफोर्ड ने रखा था, लेकिन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है एंडरसन, दूसरा है गोल्डस्टीन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा है जेम्स चैडविक। तो सही जवाब है जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की। ये देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है एंडरसन, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन है जेम्स चैडविक। तो सही जवाब है एंडरसन के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक द्वारा परमाणु की परमाणु संरचना को अभिनिर्धारित किया तथा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की है? तो पहला ऑप्शन है एंडरसन, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन है जेम्स चैडविक। तो सही जवाब है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु की परमाणु संरचना को अभिनिर्धारित किया गया तथा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पानी, झाग, शुष्क शक्ति और गीला रसायन किसके प्रकार है? पहला ऑप्शन है अग्निशामक के, डिटर्जेंट के, शैम्पू के, विटामिन ए की खुराक के। तो सही जवाब है अग्निशामक के। पानी, झाग, शुष्क शक्ति और गीला रसायन अग्निशामक के प्रकार हैं। पानी, फोम, ड्राई वाटर और वेट केमिकल अग्निशामक के प्रकार हैं। एक अग्निशामक यंत्र में एक हाथ से पकड़े हुए बेलनाकार दबाव पोत होता है जिसमें एक एजेंट होता है। दबाव पोत यानी सिलेंडर होता है जिसमें एक एजेंट होता है जिसे आग बुझाने के लिए छोड़ा जा सकता है। आग बुझाने के दो मुख्य प्रकार हैं, संग्रहित दबाव और कारतूस संचालित। दो तरह से ये यूज किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड हरा, पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा बैगनी, तीसरा नीला, चौथा सफेद। तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। निर्माण के समय पिघले हुए कांच में ऑक्साइड, सल्फाइड, लवण और विभिन्न धातुओं के अन्य यौगिकों को मिलाने से कांच में रंग जुड़ जाता है या कांच रंगीन हो जाता है और कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के प्रयोग का क्या कारण है? प्रकाश के साथ अभिक्रिया, रंग बनाने की क्षमता, ऑक्सीकरण, व्यवहार को कम करना। तो रंग बनाने की क्षमता के कारण फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं, रंग बनाने की क्षमता के कारण। एक फोटोग्राफिक फिल्म के विकास के लिए रंग बनाने की क्षमता के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफिक फिक्सर के रूप में किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का, क्योंकि इसमें रंग बनाने की क्षमता होती है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्जीन का व्यवस्थित नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड, फास्फीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो सही जवाब है कार्बोनिल क्लोराइड। फास्जीन का व्यवस्थित नाम कार्बोनिल क्लोराइड है। फास्जीन वास्तव में कार्बोनिल क्लोराइड या COCl2 है, जिसका उपयोग रसायन और कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कमरे के तापमान में यह एक जहरीली गैस होती है। फास्जीन को पहली बार 2015 में प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसियों द्वारा एक रासायनिक हथियार के रूप में तैनात किया गया था। फास्जीन को या कार्बोनिल क्लोराइड को। फास्जीन का व्यवस्थित नाम कार्बोनिल क्लोराइड। दोस्तों अगला प्रश्न। अवस्था परिवर्तन के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान स्थिर तापमान पर अवशोषित या मुक्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? पहला है मजबूर गर्मी या फोर्स्ड हीट, अव्यक्त गर्मी लेटेंट हीट, उदत्त ताप सबलाइम हीट, वाष्प ताप वेपर हीट। तो सही जवाब है अव्यक्त गर्मी लेटेंट हीट। अव्यक्त गर्मी या लेटेंट हीट। अवस्था परिवर्तन के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान स्थिर तापमान पर अवशोषित या मुक्त होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। अवस्था परिवर्तन के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान स्थिर तापमान पर अवशोषित या छोड़ी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं, या इसे ही हम अव्यक्त गर्मी भी कहते हैं। जब यह किसी द्रव के जमने या किसी ठोस के पिघलने से जुड़ा होता है तो उसे संगलन की ऊष्मा कहते हैं।
जब यह वाष्प को संघनित करने या किसी ठोस या तरल को वाष्पित करने से जुड़ी हो तो ऊष्मा का वाष्पीकरण, तो इस ऊष्मा को वाष्पीकरण की ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पानी पर जमता है 1 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी जमता कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी जमता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पानी पर जमता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही जवाब है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 215 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 218 फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 फ़ारेनहाइट। तो सही जवाब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 274 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 278 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 275 केल्विन। तो सही जवाब है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुविक तेजाब या शर्करा। तो सही जवाब है पाइरुविक तेजाब। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरुविक तेजाब। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्लूकोज पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया के दौरान एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बनता है, जिसे ऊर्जा मुद्रा की आणविक इकाई के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा की आणविक इकाई के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की, लाइपोप्रोटीन की, प्रोटीन की या फास्फोप्रोटीन की। तो सही जवाब है फास्फोलिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें पहला है प्रोटियम 1H, ड्यूटेरियम 2H, ट्रिटियम 3H। इनमें से प्रोटियम सबसे आम 99.98% है पाया जाता है, जबकि अन्य 2 अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कौन कौन से? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पहला है लैक्टोज, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है फ्रुक्टोज, चौथा है सुक्रोज। तो सही जवाब है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें मुख्य घटक के रूप में कार्बन होता है। सेल्यूलोज मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है और इसलिए यह लकड़ी का मुख्य घटक है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक बनाता है। यह प्लांट फाइबर का प्रमुख घटक है। पौधों में औसतन 33% सेल्यूलोज होता है और कपास में 90%, पर सबसे शुद्ध रूप में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज 10,000 डी ग्लूकोज इकाइयों का एक रैखिक बहुलक होता है। लकड़ी और कपास से सेल्यूलोज का उपयोग कागज, कीबोर्ड, सिलोफन और रेयान के निर्माण में किया जाता है। तो स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है? सेल्यूलोज। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वल्कनीकरण विधि द्वारा रबड़ बनाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जॉन डनलप ने, चार्ल्स गुडियर ने या मैकमिलन ने या कि न्यूटन ने। तो सही जवाब है चार्ल्स गुडियर ने की थी। चार्ल्स गुडियर ने वल्कनीकरण विधि द्वारा रबड़ बनाने की प्रक्रिया की खोज की थी।
किसने? चार्ल्स गुडियर ने। जॉन डनलप ये स्कॉटिश आविष्कारक थे जिन्होंने रेसिंग टायर विकसित करने का काम किया। रेसिंग टायर को विकसित करने का श्रेय जॉन डनलप को जाता है। चार्ल्स गुडियर विकसित वल्केनाइज्ड रबर बनाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स गुडियर को। अलेक्जेंडर मैकमिलन ये कौन थे? प्रसिद्ध प्रकाशक थे। मैकमिलन एंड कंपनी की शुरुआत इन्होंने की। और न्यूटन कौन थे? सभी जानते हैं, एक भौतिक विज्ञानी। इन्होंने गतियों के नियम दिए और उन्हें सूत्रबद्ध किया। तो गतियों के सूत्रबद्ध नियम दिए। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? पहला है पेंट लगाना, तीसरा है जिंक का लेप लगाना, चौथा है न्यूटन तो जिंक का लेप लगाना। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रीसिंग जंग लगने से तो बचाता है, लेकिन यह आयरन आधारित उत्पादों के ऑक्सीकरण को रोकता है और पेंट धातुओं के क्षारण को रोकता है और इस तरह जंग लगने से बचाता है। लेकिन हम यहाँ फ्राइंग पैन पर ग्रीस और पेंट नहीं लगा सकते। ग्रीस और पेंट नहीं लगा सकते क्योंकि जब फ्राइंग पैन को बार बार गर्म किया जाता है और बार बार धोया जाता है तो ग्रीस या पेंट लगाने पर यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिंक का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जिंक लोहे से अधिक अपक्रियाशील होता है और इस प्रकार लोहे पर लगने पर यह लोहे से पहले ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अम्ल एक पदार्थ है, स्वाद में खट्टा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा केवल दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही जवाब है केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि जो अम्ल एक पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृतंकनाशी या रोडीडेंटिसाइड के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फेट या इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही जवाब है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को ZNS द्वारा इंगित किया जाता है और व्यापक रूप से एक कृतंक के रूप में उपयोग किया जाता है। कृतंक बोले तो मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए और छोटे जानवरों को मारने के लिए। जिंक सल्फाइड जब एसिड के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा करता है, जो कृतंकों को तुरंत मार देता है। जैसे चूहों को मारने के लिए जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है, यह चूहा मार दवाई के रूप में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक दवाओं का, एनाल्जेसिक दवाओं का, एंटासिड दवाओं का, सड़न रोकने वाली दवाओं का। तो सही जवाब है एंटासिड दवाओं का। एंटासिड का दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। एंटासिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। एंटासिड आमतौर पर पेट की अम्लता को बेअसर करते हैं, जो अपच के दौरान राहत देता है। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स शरीर में जीवाणु संक्रमण के विकास को रोकते हैं। एनाल्जेसिक क्या है? दर्द से राहत देने वाली एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। दर्द से राहत देने के लिए एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। आता है एंटीसेप्टिक, यह सड़न रोकने वाली दवा को एंटीसेप्टिक्स भी कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स का उपयोग संक्रमण या शरीर के ऊपरी ऊतकों को ठीक करने के लिए किया जाता है, इन्हें हम एंटीसेप्टिक्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? पहला सिरका एसिटिक अम्ल, दूसरा दही दुग्धाम्ल, इमली साइट्रिक एसिड। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में दुग्धाम्ल पाया जाता है, सही है। इमली में साइट्रिक एसिड ये नहीं पाया जाता है, इमली एसिड नहीं पाया जाता, इसलिए केवल तृतीय। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है काहे में? इमली में। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सही जवाब है केवल इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? केवल इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव और कोई नहीं, पॉजिटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो सही जवाब है डी, निगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव, न्यूट्रल या कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव, उपरोक्त में से सभी। तो सही जवाब है न्यूट्रल। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। सही जवाब है बी, न्यूट्रल या न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव या कोई चार्ज नहीं होता, या पॉजिटिव या उपरोक्त में से सभी। तो नाभिक पर दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन में निगेटिव, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज पाया नहीं जाता है, इसलिए नाभिक का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। आइए सही जवाब है पॉजिटिव। नाभिक पर कैसा चार्ज होता है यह बताया था रदरफोर्ड ने या इसकी खोज रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण पत्र मॉडल से की थी। स्वर्ण पत्र मॉडल से इन्होंने खोज की थी किसकी? कि नाभिक पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। रदरफोर्ड मॉडल में किन किरणों की बौछार की गई थी? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की। तो सही जवाब है अल्फा किरणों की। ऑप्शन ए सही है, अल्फा किरणों की 2He4 अल्फा किरणों की बौछार की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, 6.022 गुणे 10 की घात -23, या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड, चैडविक, कैवेंडिश, जॉन डाल्टन। तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश द्वारा की गई। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश द्वारा की गई। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, इसकी खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आवोगाड्रो संख्या कौन सी है? -1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम, या 6.022 गुणे 10 की घात -23, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सही जवाब है 6.022 इंटू 10⁻⁻23, या 6.022 गुणे 10 की घात -23, 10 की घात -23, जो आवोगाड्रो संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है गामा किरण। गामा किरण ऐसी किरणें हैं जिनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, या 6.022 गुणे 10 की घात -23, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सही जवाब है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, माइनस या -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, या कि 6.022 गुणे 10 की घाते -23, या 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो सही जवाब है यहाँ प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम प्रोटॉन पर चार्ज होता है। सही जवाब है डी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर चार्ज होता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में, ठोस में, द्रव में, अंतरिक्ष में? तो सही जवाब है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में। लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि का संचरण वहां नहीं होता। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है निर्वात में, ठोस में, द्रव में, अंतरिक्ष में? तो सही जवाब है निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, एम्पियर, पास्कल, पीएसआई? तो सही जवाब है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, एम्पियर करंट का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, पीएसआई वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है पीएसआई में भी। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धानी प्राणी या मार्सुपियल्स का उदाहरण है रीफ, चमगादड़, कंगारू, भालू। धानी प्राणी या मार्सुपियल्स। धानी प्राणी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने अविकसित बच्चे को अपनी थैली में लेके चलते हैं, उन्हें धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। तो सही जवाब है कंगारू। इसमें ऑप्शन सी कंगारू, लेकिन कंगारू के अलावा भी धानी प्राणी होते हैं। धानी प्राणी या मार्सुपियल्स स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग होता है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी या थैली में रखकर चलता है। जाने माने धानी प्राणियों में पहला है कंगारू, दूसरा है कोआला, तीसरा है पॉसम, चौथा है वोम्बैट और तस्मानियाई डेविल इसमें शामिल है। धानी प्राणी के नवजात शिशु अन्य स्तनधारियों के नवजात बच्चों की तुलना में बहुत अधिक अविकसित होते हैं। बहुत अविकसित मतलब विकसित नहीं होते, और पैदा होने के बाद यह काफी समय तक अपनी माता की धानी या थैली में रहकर बड़े होते हैं या विकसित होते हैं। तो धानी प्राणी या मार्सुपियल्स का उदाहरण है कंगारू। सही जवाब है इसमें कंगारू। उसके अलावा कोआला, पॉसम, वोम्बैट और तस्मानियाई डेविल इसमें शामिल होते हैं। किसमें? धानी प्राणी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है क्या कहलाता है? गुरुत्वीय वेग, पलायन वेग, पलनीयन वेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है पलायन वेग। पलायन वेग वह वेग है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 18.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 14.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सही जवाब है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है किसे? फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा डॉल्फिन, भालू, हाथी, चमगादड़? तो फ्लाइंग फॉक्स के नाम से चमगादड़ को जाना जाता है। सही जवाब है डी। उड़ने वाला स्तनधारी भी चमगादड़ ही होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। स्तनधारी कहलाता है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ ही है और फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? लुई पास्चर, साल्क ने, जॉन वाटसन ने, क्रिक ने? तो साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। टमाटर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? तो सही जवाब है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में प्राकृतिक रूप से ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर, साल्क ने, जॉन वाटसन ने या क्रीक ने? तो सही जवाब है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। रेबीज के टीके की खोज किस सन में हुई? 1885, 1886, 1888, 1893? तो सही जवाब है 1885। लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज के पहले 6 जुलाई 1885 को एक मनुष्य द्वारा काटने के बाद उसका इलाज करने के लिए किया गया था। ठीक है, लुई पास्चर ने सबसे पहले यह टीका एक मनुष्य को जानवर द्वारा काट लिया गया था, जिसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया गया था 6 जुलाई 1885 को। ठीक है, तो लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी रेबीज के टीके की, और 6 जुलाई 1885 को इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ऑर्निरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निरोलॉजी में पक्षियों का, चूहों का, वनस्पतियों का या स्वप्नों का? तो सही जवाब है स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है, या स्वप्नों के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी स्वप्नों के अध्ययन को ऑर्निरोलॉजी कहते हैं। ऑर्निरोलॉजी सपनों के अध्ययन को कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन की उत्पत्ति का, तंत्रिका तंत्र का, स्वप्नों का, मनुष्य के सौंदर्य का? तो कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर का सबसे दृढ़ या मजबूत तत्व कौन सा होता है? मानव की खोपड़ी, दांतों का इनेमल, हड्डियां, फीमर? तो सही जवाब है दांतों का इनेमल। शरीर का सबसे दृढ़ और मजबूत तत्व कौन सा है? दांतों का इनेमल। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जल? तो सही जवाब है जल। शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जल पाया जाता है। शरीर में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल लगभग कितना होता है? 63 वर्ग मीटर, 93 वर्ग मीटर, 95 वर्ग मीटर, 65 वर्ग मीटर? तो 93 वर्ग मीटर। मानव शरीर के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? 93 वर्ग मीटर। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल होता है, जो 93 वर्ग मीटर के लगभग होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, यकृत में, मेरुरज्जु में, अस्थि मज्जा में? तो सही जवाब है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 10 से 110 दिन, 40 से 140 दिन, 20 से 120 दिन, 50 से 110 दिन? तो 20 से 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? हृदय और अस्थि मज्जा में, प्लीहा और हृदय में, फेफड़े और लीवर में, लीवर और प्लीहा में? तो आरबीसी की मृत्यु लीवर और प्लीहा में होती है। यकृत या प्लीहा, लीवर को यकृत कहते हैं, यकृत या प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? पहला है हीम, दूसरा ऑप्शन है रंजक, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबिन, चौथा ऑप्शन है हीमेटिन। तो सही जवाब है हीमेटिन। हीमेटिन वह लौह यौगिक है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीम एक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है और पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन होता है। रक्त में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन, पाए जाने वाला प्रोटीन, रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबिन। और हीम एक रंजक होता है, इसलिए पूरा नाम हीमोग्लोबिन रखा गया है इसका। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। रक्त एक प्रकार का है। पहला ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक, दूसरा है तरल वियोजक तत्व, तीसरा है तरल जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है तरल संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है।
आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन फेफड़े में लाना, और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में लाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ग्रेविमीटर से, विस्कोमीटर से, कार्डियोग्राम से, हीमोसाइटोमीटर से। तो सही जवाब है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीसी की संख्या सोते समय खालिस्तान जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई बदलाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी की संख्या सोते समय घट जाती है। आरबीसी की संख्या सोते समय घट जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक घट जाती है एवं 4200 मीटर की ऊंचाई पर जो लोग होते हैं उनकी आरबीसी 33% तक बढ़ जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर हो जाता है हीमोफीलिया, एनीमिया, अतिविटामिनता, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है एनीमिया, या इसे रक्ताल्पता भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्ताल्पता हो जाती है या एनीमिया हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय और अस्थि मज्जा में, प्लीहा और हृदय में, फेफड़े और लीवर में, यकृत और प्लीहा में। तो सही जवाब है यकृत और प्लीहा में। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में, स्प्लीन या लीवर में। इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं प्लीहा को, यकृत को लीवर कहते हैं। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? 6%, 7%, 9.5%, 10%। तो सही जवाब है 7%, लगभग 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। आइए चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4.3, 6.8, 7.4, 9.6। तो सही जवाब है 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हल्दी में पाए जाने वाला चमकीला पीला यौगिक होता है ग्लूटामाइन, कारक्यूमिन, उर्सैलिक एसिड, रासवेराट्रोल। तो कारक्यूमिन, सही जवाब है कारक्यूमिन। हल्दी में पाए जाने वाला चमकीला पीला यौगिक कौन सा है? कारक्यूमिन। रक्त को प्लाज्मा में से क्या निकालने पर सीरम बचता, शेष बचता है? सॉरी, रक्त क्या निकालने पर सीरम शेष बचता है? रक्त के प्लाज्मा में से क्या निकालने पर सीरम शेष बचता है? पहला ऑप्शन है हिमैटिन, दूसरा है फाइब्रोनोजिन, तीसरा है हीम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? सीरम। रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष जो बचता है वो सीरम कहलाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, रक्त एक प्रकार का खालिस्तान विलयन है, तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है, क्षारीय है। रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। आइए देखते हैं दोस्तों, अम्नियोसिंथेसिस एक तकनीक है जो खालिस्तान का पता लगाने के लिए की जाती है। अमोनिया के प्रयोग से भ्रूण में अनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं को या कैंसर के परीक्षण से या श्वसन से। तो अम्नियोसिंथेसिस भ्रूण में अनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या? अम्नियोसिंथेसिस। तो सही जवाब है भ्रूण में अनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए अम्नियोसिंथेसिस एक तकनीकी है। आइए चलते हैं दोस्तों, अम्नियोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। अम्नियोसिंथेसिस एक तकनीक है भ्रूण में किसी भी प्रकार की अनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं का आकलन करने के लिए। अम्नियोसिंथेसिस एक परीक्षण है जो किया जाता है। अम्नियोसिंथेसिस निम्न चीजों में मदद करता है, जेनेटिक या क्रोमोसोमल परिस्थितियां जैसे डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम,
इन सिंड्रोमों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है सिकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए। अगला है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के असामान्य विकास के कारण होने वाले जन्म दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चों में असामान्य थैली हो सकती है, जैसे गर्दन, सिर के पीछे का उभार या सामान्य छोटा सिर हो सकता है। यदि गर्भावस्था की नियत तिथि पर मात्र आयु 35 वर्ष से अधिक है तो किसी भी अनुवांशिक जन्म दोष को जांचने के लिए एमनियोसेंटेसिस की सलाह दी जाती है। एमनियोसेंटेसिस। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।